अरे ओ दो कौड़ी के मजदूर, मुझे तेरे बगीचे के लगे फल बहुत पसंद आए हैं। मुझे वो खाने को दे दे, वरना यहीं पर तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। लेकिन राजकुमार साहब, आपने अभी अभी तो ढेर सारे फल खा लिए हैं। अब अगर मैंने आपको सारे फल दे दिए तो मैं बाजार में क्या बेचूंगा? मैं एक गरीब मजदूर हूँ और मैं बाजार में जाकर इसी पेड़ पर लगे हुए फल बेचता हूँ। राजकुमार, मेरा बस यही एक कमाई का जरिया है। कृपया आप मुझे माफ कर दीजिए। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे फल देने से इनकार करेगा? सैनिकों, इसके इस पेड़ को ही काट दो, जाओ। लेकिन राजकुमार साहब, ऐसा करना उचित नहीं। अब तुम जैसे सैनिक मुझे ये बताएंगे कि क्या करना सही है और क्या करना गलत। जाओ और मेरे दिए हुए आदेश का पालन करो, मूर्ख कहीं के। नहीं राजकुमार साहब, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए राजकुमार। ये पेड़ मेरे दादाजी की धरोहर है, इसे मत काटिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ राजकुमार। वह गरीब गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन राजकुमार वीरेंद्र उस गरीब आदमी की एक नहीं सुनता और सैनिकों से कहकर उसका पेड़ कटवा देता है। मैं इस राज्य का होने वाला राजा हूँ और तूने मुझसे ही जुबान लड़ाई। देख लिया उसका अंजाम। गांव वालों, कान खोल कर सुन लो सब। मुझसे जो भी जुबान लड़ाएगा या कोई मेरी बात नहीं मानेगा, उसका भी यही हश्र होगा। इसका तो सिर्फ पेड़ ही कटा है। अब अगर किसी और ने मुझसे टकराने की हिम्मत की तो उसका अंजाम वो खुद भुगतेगा। और सैनिकों, सुन लो तुम लोग भी, खबरदार, अगर पिताजी को इस सब के बारे में भनक भी पड़ी तो, और अगर वो घोंचू गरीब आदमी पिताजी के पास मेरी शिकायत करने आया तो उसे उल्टे पांव दरबार के बाहर से ही लौटा देना, वरना तुम सैनिकों को भी हमेशा हमेशा के लिए राजमहल से बाहर निकलवा दूंगा। जी जी राजकुमार साहब। मनोहर भाई, रो मत। अब रोने से क्या होगा? पेड़ तो वापस नहीं आएगा, लेकिन तुम देखना, इस घमंडी राजकुमार को एक ना एक दिन इसके किए कर्मों का फल जरूर मिलेगा। कैसे हो मेरे राजकुमार? पिताजी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस सुबह की ताजी हवा खा रहा था। पर आप इतनी सुबह सुबह यहाँ पर? बेटे वीरेंद्र, मैं सोच रहा हूँ तुम अब राज्य के कामों के बारे में भी कुछ दिलचस्पी लो और जल्द से जल्द सीख लो कि एक राजा कैसे एक राज्य को संभालता है, कैसे अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। इसलिए तुम आज मेरे साथ राज्य भ्रमण पर चलोगे। वैसे तो मैं सब समझता ही हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। आखिरकार मुझे आपके जैसा ही काबिल राजा बनना है। अब राजा और उसका बेटा राज्य भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। अरे छी, हट जाओ यहाँ से। तुम्हारे बदन से बू आ रही है और तुम्हारा हुलिया भी कितना घटिया है, मानो जैसे कितने दिनों से कूड़े में रह रहे हो। राजकुमार साहब, राजा साहब, मेरी मदद कीजिए। मुझे खाना दे दीजिए और रहने की जगह दे दीजिए, वरना मैं ऐसे ही दर दर भटक कर कहीं मर जाऊंगा। कई दिनों से भूखा प्यासा हूँ। राजमहल जाता हूँ तो राजमहल के बाहर से ही सैनिक मुझे भगा देते हैं। राजा साहब, आप तो मेरी पीड़ा समझिए। अरे हट जा यहाँ से, वरना पक्षी प्राणियों का शिकार करने की जगह
तेरा ही शिकार कर दूंगा आज मैं। भिखारी कहीं का, निकल जा यहां से। राजकुमार वीरेंद्र सिंह घोड़े पर बैठे हुए उस भिखारी को एक लात मारकर गिरा देता है। राजकुमार वीरेंद्र, ये तुमने क्या किया? तुम इतने निर्दयी कैसे हो? क्या तुम्हें जरा भी दया नहीं आई इस भिखारी पर? ये तो बहुत गलत किया तुमने राजकुमार। पिताजी, मैंने जो भी किया है सही किया है। इन निर्लज्ज भिखारियों के साथ ऐसे ही पेश आना चाहिए। इनकी जगह यही है। नहीं राजकुमार, ये तुमने सही नहीं किया। तुमने आज मुझे बहुत निराश किया है। मैंने सोचा था तुम्हें राजपाट सौंपूंगा, लेकिन तुम्हें तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। खैर, अब हमें राजमहल वापस चलना चाहिए। राजा अब राजकुमार के बारे में सोच सोचकर बहुत उदास रहता और खोया खोया सा रहता। महाराज, कई दिनों से देख रहा हूँ आप कुछ खोए खोए से रहते हैं, कुछ उदास मालूम होते हैं। तभी राजा मंत्री को सारी बात बताता है और मंत्री राजा को एक उपाय बताता है। राजकुमार वीरेंद्र, जैसा कि तुम जानते हो कि तुम एक राजा बनने वाले हो, लेकिन राजा बनने से पहले तुम्हें एक अधूरा कार्य पूरा करना होगा। अधूरा कार्य? कैसा अधूरा कार्य पिताजी? बेटा, तुम्हें ढींगरा जंगल में जाना होगा। वहां एक सिद्ध महात्मा होंगे जिनसे तुम्हें आशीर्वाद लेना होगा। उसके बाद ही तुम्हारा राज तिलक हो सकेगा, वरना तुम राजा नहीं बन सकते। क्या? पर ऐसा क्यों? मुझे किसी महात्मा से आशीर्वाद लेने में कोई समस्या नहीं है, पर ये सब क्यों? बेटा, ये हमारी पुरानी परंपरा है। मेरे पिताजी ने भी उनसे आशीर्वाद लिया था और फिर उन्होंने मुझे भी उनके पास भेजा था, और अब तुम्हारी बारी है उनसे आशीर्वाद लेने की। ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं ढींगरा जंगल जरूर जाऊंगा। राजा के कहने पर अब राजकुमार वीरेंद्र ढींगरा जंगल की ओर निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। बेटा, बेटा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो बेटा। ए बुढ़े, हट जा मेरे रास्ते से। पर बेटा, मेरी बात तो सुनो बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना, समझे? अब हट जाओ मेरे रास्ते से, भिखारी कहीं के। राजकुमार वीरेंद्र उस बुढ़े की बात नहीं सुनता और वहां से आगे की ओर निकल पड़ता है। यही है वो ढींगरा जंगल जहां वो महात्मा जी रहते हैं। पर वो कहाँ होंगे? मैं उन्हें कैसे ढूंढूं? सुबह से शाम हो गई मुझे यहाँ आते आते, और थकान भी बहुत हो रही है। मुझे लगता है अब मुझे यहीं थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। फिर सुबह देखता हूँ वो महात्मा जी कहाँ मिलेंगे। अब राजकुमार वीरेंद्र एक पेड़ की छांव में सो जाता है। अरे ये क्या? ये मेरे कपड़े कैसे हो गए? और ये तो सब बदला बदला सा लगता है। ये मेरे कपड़े तो नहीं, ये तो कोई भिखारी के जैसे कपड़े हैं। मेरे शरीर पे ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एक भिखारी? नहीं नहीं, मैं तो एक राजकुमार हूँ और होने वाला राजा। मैं भिखारी नहीं हो सकता। पर ये कैसे? मैं तो रात में सोया था, तब तो मेरे कपड़े और मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन सुबह उठते ही ये कैसा रूप हो गया है मेरा। और मेरा घोड़ा कहाँ चला गया? लगता है इस जंगल में जरूर कोई भूत प्रेत की आत्मा है जिसने मुझे भिखारी बना दिया है और मेरे घोड़े को भी गायब कर दिया है। मुझे यहाँ से जाना होगा।
अब राजकुमार वीरेंद्र उस जंगल से वापस अपने महल में आ जाता है और जैसे ही वह महल के द्वार से अंदर जाने लगता है, तभी द्वारपाल उसे अंदर नहीं जाने देते। अरे अरे, ए भिखारी, कहाँ अंदर घुसे जा रहा है? चल निकल बाहर। ए द्वारपाल, तूने मुझे अंदर जाने से रोका, मुझसे ऊंची आवाज में बोला। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? अरे अरे, अब तो भिखारियों को भी गुस्सा आता है। हाँ भाई, जानता हूँ तू कौन है। तू एक भिखारी है और मैं तुझे अंदर नहीं जाने दूंगा। तभी दोनों द्वारपाल हंसने लगते हैं। अरे, अब क्या करूं? ये दोनों द्वारपाल तो मुझे एक भिखारी समझ रहे हैं और मुझे अंदर भी नहीं जाने दे रहे। मुझे इनसे अच्छे से बात करनी चाहिए ताकि ये मुझे अंदर जाने दें। द्वारपाल जी, कृपया आप मुझे अंदर जाने दें। मुझे महाराज ने ही आदेश देकर बुलवाया था, इसलिए मैं उनके ही आदेश पे उनसे मिलने आया हूँ। अगर आप मुझे नहीं जाने दे रहे तो कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाता हूँ। और फिर जब महाराज मुझसे ना आने का कारण पूछेंगे तो मैं कह दूंगा कि मैं तो आया था, पर आप दोनों ने मुझे राजमहल के अंदर ही नहीं जाने दिया। अरे, ये तो कह रहा है इसे महाराज ने बुलाया था और इसको हमने नहीं जाने दिया तो ये सब महाराज को बता देगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, हम इसे अंदर जाने देते हैं। हाँ हाँ, जाने देते हैं। अब वह द्वारपाल राजकुमार वीरेंद्र को अंदर जाने की अनुमति दे देते हैं। पिताजी, देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है। ना जाने कैसे मैं एक भिखारी बन गया हूँ और वो द्वारपाल जो कल तक मेरे सामने सर नहीं उठाते थे, आज वो मुझसे ऊंची आवाज में बोल रहे हैं और मुझे मेरे ही महल में घुसने से मना कर रहे हैं। पर तुम कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। पिताजी, मैं आपका पुत्र वीरेंद्र सिंह, इस राज्य का होने वाला अगला राजा जो आप मुझे बनाएंगे। मंत्री जी, ये कौन बहरूपिया है जो मेरे पुत्र के बारे में इतना कुछ जानता है, और इसे तो मैंने इस राज्य में पहले कभी नहीं देखा। महाराज, लगता है इस भिखारी को हमारे राजकुमार मिले होंगे और उन्होंने इसको अपने बारे में कुछ बता दिया होगा, जिसकी वजह से ही यह भिखारी हमारे राजकुमार के बारे में इतना कुछ जान गया है। ए बहरूपिये, चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो तुझे कारागार में डलवा दूंगा। तू एक भिखारी है, बस इसीलिए मैं तुझ पे रहम कर रहा हूँ, वरना मेरे एक इशारे पर मेरे सैनिक तुझे कारागार में डाल देंगे। राजा के इतना कहते ही वीरेंद्र बहुत उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे ही वहां से वापस चला जाता है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं भिखारी कैसे बन गया और मेरे पिताजी ही मुझे नहीं पहचान रहे, तो अब किससे उम्मीद रखूं? अब और कौन होगा जो मुझे पहचान सकेगा? वीरेंद्र खुद से ही बातें करता हुआ इधर उधर भटक रहा होता है। बहुत भूख लगी है और थकान भी हो रही है, कहीं बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अरे अरे, एक और भिखारी देख लिया। लगता है आज मेरा काम होने वाला नहीं है। इन भिखारियों की शक्ल देख लेता हूँ तो सारे काम बिगड़ जाते हैं। पता नहीं ये भिखारी कहाँ से चले आते हैं। ए भिखारी, चल भाग यहाँ से और कभी इस जगह पे मुझे दिखाई मत देना, समझे? सेठ, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते, मैं भिखारी नहीं हूँ। हाँ हाँ,
तुम तो राजा हो इस राज्य के, भिखारी कहीं का। इतना कहकर वो सेठ वहां से चला जाता है। क्या करूं मैं, कैसे बताऊं सबको कि मैं भिखारी नहीं, मैं एक राजकुमार हूं, पर मेरी बात कोई मानता ही नहीं। लगता है अब मुझे भिखारी बनकर ही रहना पड़ेगा। पर अब मैं बहुत भूखा भी हूं, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने का इंतजाम करना होगा। वीरेंद्र अब कुछ खाने की तलाश में निकल जाता है कि तभी एक औरत वहां से निकल रही होती है। छी छी, ये भिखारी कहाँ से अचानक सामने आ गया? कितनी बदबू आ रही है इस भिखारी के पास से। ए भिखारी, हट मेरे रास्ते से, न जाने कहाँ से आ जाते हैं। उस औरत की बात सुनकर वीरेंद्र को अब बहुत दुख होता है और वह सोच में पड़ जाता है। शायद ये सब मेरे कर्मों का फल मिल रहा है मुझे। मैंने भी उस शख्स का बहुत निरादर किया था, तब मुझे पता नहीं था कि हर इंसान की इज्जत होती है और किसी को धुतकारने का किसी को भी हक नहीं होता। तभी वहां उसे वही भिखारी आता हुआ दिखाई देता है। अरे तुम कौन हो, और यहाँ इस राज्य में तुम्हें पहले कभी नहीं देखा? हाँ, मैं इस राज्य में अभी कुछ दिन पहले ही आया हूँ। तो तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर कहीं नहीं है, और जहाँ मेरा घर है भी वहाँ मुझे कोई पहचानता ही नहीं, बस इधर उधर भटक रहा हूँ। अरे तो तुम मेरे साथ चलो, मेरा अपना घर है। हाँ, बस वो छोटा सा ही है। तभी वह भिखारी वीरेंद्र को अपने साथ ले जाता है और उसको कुछ खाने को भी देता है, जिसे वीरेंद्र तुरंत खा लेता है और वीरेंद्र सोच में डूब जाता है। क्या हुआ भाई, तुम कहाँ खो गए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं तुमसे एक बात कहूँ? हाँ हाँ, कहो। मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, तुम्हें परेशान किया है, मुझे माफ़ करना। नहीं नहीं, तुमने मुझे कोई कष्ट नहीं दिया है, और मैंने तो तुम्हारी मदद इसलिए की है कि तुम्हारा कोई और सहारा नहीं है, और अगर मैं भी तुम्हें दूसरों की तरह धुतकार देता तो तुम टूट जाते, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही अक्सर कभी कभी होता है। कोई साहब मुझे गालियां देकर चले जाते हैं, तो कभी कोई राजकुमार मुझे मारकर धुतकार कर चले जाते हैं। किसी को मुझसे बदबू आती है तो कोई मुझे देखना नहीं चाहता, क्योंकि कई बार कुछ लोग अक्सर हमें मनहूस समझते हैं। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक भिखारी हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। भिखारी की बातें सुनकर वीरेंद्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत लोग धुतकारते हैं और भला बुरा भी कहते हैं, लेकिन तुम याद रखना, जिस राजकुमार ने तुम्हें धुतकारा है और कष्ट दिए हैं, वह राजकुमार एक दिन तुमसे माफ़ी जरूर मांगेगा। अच्छा मेरे दोस्त, अब मुझे जाना होगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम पूरा करना है। वीरेंद्र अब फिर से उसी जंगल की ओर निकल जाता है जहां उसको उसके पिता ने भेजा था। अरे ये कौन है? लगता है ये तो बेहोश हो गया है, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। सुनिए, कौन है आप और आपको क्या हुआ है? मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दो। हाँ हाँ, मैं अभी पानी लाता हूँ। तभी वीरेंद्र जल्दी से एक नदी से जाकर थोड़ा पानी लेकर आता है और उस लकड़हारे को पिला देता है,
जिससे वो उठकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे पानी पिलाया, वरना आज पता नहीं क्या होता। अब वीरेंद्र वहां से आगे की ओर निकल पड़ता है और खुद से कहते हुए चलता है। इतने दिनों से मैं अहंकार में जी रहा था और कभी किसी की मदद नहीं की मैंने, पर आज उस लकड़हारे की मदद कर उसे पानी पिलाया, तब आज मुझे एहसास हुआ है कि जीवन के असल मायने क्या हैं, और आज किसी की मदद करके मुझे कितना सुकून मिल रहा है। ऐसा सुकून मैंने कभी महसूस नहीं किया था। अब चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे पूरा जीवन भिखारी बनकर ही क्यों ना गुजारना पड़े, पर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं खुद को बदलकर एक अच्छा इंसान बनकर जीवन जीऊंगा। तभी वह और आगे जाता है और उसे जंगल में एक आश्रम दिखाई देता है। क्या ये वही महात्मा का आश्रम तो नहीं जहां मुझे मेरे पिताजी ने भेजा है? तभी वीरेंद्र जाकर साधु महात्मा को शीश झुकाकर नमन करता है। कौन हो तुम और यहाँ इस घने जंगल में क्यों आए हो? महात्मा जी, मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूँ। बस मैं तो एक मामूली सा भिखारी हूँ और इधर से गुजर रहा था तो आपके आश्रम पर नजर पड़ी, तो आपसे आशीर्वाद लेने चला आया। ठीक है, तुम आज रात यहीं आश्रम में ही ठहर जाओ और सुबह मैं तुम्हें जरूर आशीर्वाद दूंगा। अब वीरेंद्र उसी आश्रम में रात को ठहर जाता है और रात होते ही गहरी नींद में सो जाता है। जैसे ही सुबह उसकी आंख खुलती है तो वह चौंक जाता है। अरे ये क्या, मैं फिर से अपने असली रूप में वापस आ गया? ये सब क्या हो रहा है और ये सब कौन कर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वीरेंद्र महात्मा जी के पास आता है। महात्मा जी, ये कैसी माया है जो मेरी समझ में नहीं आ रही है। पहले मैं राजकुमार से एक भिखारी बन गया और आज फिर मैं अपने असली रूप में वापस आ गया हूँ, पर अब मेरे मन में कोई खुशी नहीं है कि मैं फिर से एक राजकुमार बन गया, क्योंकि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अमीर हूँ या गरीब। मुझे अब जीवन का सबक मिल चुका है और अब मेरे मन में लालच, क्रोध और अहंकार नहीं। अब तो बस एक शालीनता है मुझ में। आखिरकार तुमने जीवन का सबक ले ही लिया। तभी महात्मा जी राजकुमार वीरेंद्र को आशीर्वाद देते हैं और वह वीरेंद्र के हृदय परिवर्तन से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद राजकुमार अपने महल में वापस आ जाता है। आओ मेरे राजकुमार, कैसा रहा सफर और महात्मा जी से भेंट कैसी रही? पिताजी, आप बहुत महान हैं। मुझे आपने उन महान साधु महात्मा जी के पास भेजने का निर्णय लिया और मुझे वहां जाने के लिए भेजा। ये मेरे लिए जीवन का सबसे अनमोल समय था, जिसमें मैंने खुद को जाना और दूसरों को भी जाना, और असल जीवन के मायने क्या हैं वो भी सीखा। अब राजा अपने बेटे के हृदय परिवर्तन से बहुत खुश हो जाता है। मैं तुम्हारे हृदय परिवर्तन से बहुत खुश हूँ बेटे, और मैं जल्द ही तुम्हें इस राज्य का अगला राजा घोषित करूंगा। राजकुमार, आप यहाँ? अब मैंने क्या किया? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं मित्र, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। गलती तो मुझसे हुई है, जो मैंने तुम्हें इतना दुख दिया और तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें एक कीड़े मकोड़े के समान समझा, जबकि तुम भी सभी की तरह एक इंसान ही हो।
बल्कि तुम तो एक नेक दिल इंसान हो। किसी को भी तुम्हारा अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। क्या तुम मेरी की हुई गलतियों को भुलाकर मुझे माफ करोगे? भिखारी राजकुमार की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वह राजकुमार को माफ कर देता है और राजकुमार अब वापस राजमहल लौट जाता है।